नमस्कार। तो आइए अब अपन अपना जो सेकंड मॉडल पेपर था उसमें जावा वाले पोर्शन को सॉल्व कर लेते हैं। जावा वाले पोर्शन में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आप लोगों को रहती है, इसलिए मैं जावा वाला पोर्शन पहले सॉल्व कर लेता हूँ। जावा वाले क्वेश्चंस एक एक करके अपन बात करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास है। क्वेश्चन के अंदर आपको एक प्रोग्राम दिया गया है। क्वेश्चन के अंदर आपको एक प्रोग्राम दिया गया है, एक एरे है। एरे के अंदर आपने असाइन किया 0 1 2 3 4 की आपके पास है, जिसमें आपने 3 असाइन कर दिया। एक फॉर लूप आपके पास है, इंट पॉज इक्वल टू 0 से पॉज इज लेस देन एरे डॉट लेंथ, 0 से लेकर एरे डॉट लेंथ से कम तक, मतलब कि सारे एलिमेंट्स को आप चेक कर रहे हैं। अगर ये की के बराबर है तो आप ब्रेक कर रहे हैं। ठीक है साहब, यहां पर आकर आप पॉज को डिस्प्ले कर रहे हैं। देखिए, जावा के क्वेश्चंस में आपको दिमाग लगाना होता है, यहीं पर आप सबसे बड़ी गड़बड़ कर जाते हैं। आपका फोकस इस पॉज की वैल्यू को निकालने में है। ये क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है, ये जो पॉज है ये कहां पर यूज में लिया गया है। इस 4 का स्कोप इस जगह से लेकर यहां तक है, और हमने बात की है कि लोकल वेरिएबल्स का स्कोप विद इन ब्लॉक या विद इन मेथड होता है जहां पर इसे डिक्लेयर किया गया है। तो इस ब्लॉक के बाहर हम पॉज को एक्सेस ही नहीं कर सकते। यह हमें कंपाइल टाइम पर एरर देगा। ठीक है, समझ रहे आप क्यों कंपाइल टाइम पर एरर दे रहा है? क्योंकि इस पॉज को आप इस ब्लॉक से, इसके स्कोप से, इसकी लाइफ टाइम से बाहर एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, ये क्वेश्चन इसीलिए रखे गए हैं ताकि आप एक्चुअली एग्जाम के अंदर ये गलतियां ना करें। जो एक्चुअल एग्जाम्स के अंदर जो छोटी छोटी चीजें आती है उन्हें आपको अपन पेपर्स के अंदर और अपनी थ्योरी क्लासेज में डिस्कस कर सकें। सामान्यतया ये छोटे छोटे इश्यूज हैं जो कि हमारे पेपर्स के अंदर हमें मिलते हैं और वहां पर हम गलती कर बैठते हैं। सेकंड जो क्वेश्चन अपने पास है, देखिए आपके पास सिंपली एक स्ट्रिंग बिल्डर क्लास है। एक स्ट्रिंग बिल्डर क्लास है, इसके अंदर आपने S1 का टू स्ट्रिंग कॉल किया, S2 में असाइन कर दिया। एक आपने लिस्ट बनाया, लिस्ट के अंदर आपने एरे लिस्ट को असाइन कर दिया। लिस्ट के अंदर आपने S2 को ऐड करवा दिया। आप S1, S2 और LST तीनों की गेट क्लास मेथड कॉल कर रहे हैं। S1 का जब गेट क्लास मेथड आप कॉल करेंगे तो ये आपको किस क्लास का ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा है? कौन सी क्लास से? S1 को किस क्लास का है? स्ट्रिंग बिल्डर क्लास से। तो ये आपको गेट क्लास मेथड आपका ऑब्जेक्ट के अंदर है, ये बताएगा कि ये ऑब्जेक्ट किसका है। S2 का जब गेट क्लास आपने कॉल किया, S2 किसका है? स्ट्रिंग का है। LST का गेट क्लास आपने कॉल किया, ये क्या है साहब? एरे लिस्ट है। तो आपका आउटपुट अगर हम देखते हैं, C विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, आप कह रहे हैं इस जगह पर आपके पास आपने एक स्ट्रिंग बनाई है प्रोडक्ट, उसको आपने लोअर केस में कन्वर्ट कर लिया, दिस इज PEN। आपने इसके साथ कॉन्केट किया बॉक्स को। अब आप क्या कह रहे हैं, प्रोडक्ट के ऊपर सब स्ट्रिंग कॉल कर रहे हैं 4 to 6। 4 to 6 अगर हम ये मान भी लें कि कॉन्केट हो गया, 4 to 6 का मतलब क्या हो गया? 4 से लेकर 6 - 4 नंबर ऑफ कैरेक्टर। मतलब कि आप जब यहां पर कॉन्केट कर रहे हैं, कॉन्केट करने के बाद में आपने कहीं भी असाइन नहीं किया है। असाइन नहीं किया है तो प्रोडक्ट के अंदर तो वही आपका पेन ही रह गया। उसके ऊपर 4 to 6 आप कहाँ एक्सेस कर रहे हैं?
you will get exception. You will get exception. ठीक है? Then next example, next question. आपके पास एक क्लास है, int sum equal to 0, for int x equal to 0, x is less than equal to 10, x plus plus. आपने बाहर आकर इस x की वैल्यू को डिस्प्ले करवाया है, वो आपके स्कोप से बाहर निकल गया. कंपाइल टाइम एरर आएगी. कंपाइल टाइम एरर कौन सी लाइन नंबर है? 7. कंपाइल टाइम एरर लाइन नंबर 7 में ये गलत ऑप्शन साथ में अटैच हो गया है. नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं. system.out.println आपने कहा 28 प्लस 5 लेस देन इक्वल टू 4 प्लस 29. 28 प्लस 5 आपने ब्रैकेट में ले लिया, लेस देन इक्वल टू 4 प्लस 29 आपने ब्रैकेट में ले लिया. यहां पर देखिए हायर प्रेसिडेंस किसका है? प्लस ऑपरेटर का प्रेसिडेंस हायर है. तो क्या हो गया? 28 प्लस 5 33 लेस देन इक्वल टू 33 ट्रू हो गया. 33 लेस देन इक्वल टू 33 ट्रू हो गया. तो यहां पर आंसर अपने क्या होगा? सी विल बी द राइट आंसर. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है, देखिए आपने यहां पर एक स्ट्रिंग बनाया. एक स्ट्रिंग आपके पास है str1, जिसके अंदर आपने जावा असाइन कर दिया. होगा क्या भैया? str1 आपके पास है, कहीं पर जावा एक स्ट्रिंग है जिसे रेफर कर रहा है, str1 इसे रेफर कर रहा है. str2 एक सिंपल एरे है, इसकी स्ट्रिंग्स को आप str3 के अंदर कॉन्केटिनेट करते जा रहे हैं. मतलब str3 जो फाइनली बन के आ रहा है उसके अंदर भी क्या होगा आपका? उसके अंदर भी आपके पास होगा जावा. इस स्ट्रिंग इससे क्या होगा? इस एरे का हर एक एलिमेंट str3 के साथ कॉन्केटिनेट होगा ना. फिर आपने कहा बूलियन b1 इक्वल टू str1 इक्वल टू str3. str1 और str3 क्या दोनों इक्वल है? क्या दोनों एक ही ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहे हैं? इक्वल टू जो साइन होता है वो हमेशा रेफरेंसेज को चेक करता है. तो क्या str1 और str3 एक ही ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहे हैं? नहीं साहब, नहीं कर रहे हैं. तो ये क्या होगा आपका? इसका रिजल्ट फॉल्स. यहां पर str1 डॉट इक्वल्स str3 इक्वल्स क्या करता है? स्ट्रिंग के अंदर कंटेंट वाइज चेक करता है. ठीक है ना. तो कंटेंट वाइज ये दोनों सेम हैं, दैट विल बी ट्रू. आप b1 और b2 दोनों को डिस्प्ले कर रहे हैं, रिजल्ट विल बी फॉल्स एंड ट्रू. फॉल्स एंड ट्रू. ठीक है. लॉजिक भी समझ में आ गया ना कि कोई रिजल्ट अगर आ रहा है तो क्यों आ रहा है. दैट शुड बी क्लियर. देन नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है, देखिए आपने कहा इस जगह पर मेन से अपना एग्जीक्यूशन चालू होगा. एक एरे आपने बनाया, एरे के अंदर आपने दो एलिमेंट रख दिए 100 100. एरे को आपने डिस्प रिजल्ट में पास कर दिया. डिस्प रिजल्ट में यहां पर आपको इंटीजर एरे मिल गया, यहां तक कोई दिक्कत नहीं. अब आपने कहा num1 डिवाइडेड बाई num1 माइनस num2. आपके हिसाब से तो 100 डिवाइडेड बाई 100 माइनस 100 मतलब अर्थमेटिक एक्सेप्शन आना चाहिए. यहीं आप गलती कर गए, क्योंकि एरे आपके दो एलिमेंट का है तो इंडेक्स होगा 0 और 1. इंडेक्स होगा 0 एंड 1. तो भैया यहां पर अर्थमेटिक एक्सेप्शन नहीं आएगा, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन आएगा. अब इस जगह से एक्सेप्शन थ्रो हुआ. जब थ्रो होगा अर्थमेटिक एक्सेप्शन में तो जाएगा नहीं, फाइनली है नहीं, तो कहां जाएगा? जहां पर इस मेथड को कॉल किया. किसने कॉल किया है? मेन ने कॉल किया है. इस जगह पर आ गया, यहां से थ्रो होगा.
कौन से कैच में जाएगा? इसमें तो जाएगा नहीं, क्योंकि लीगल आर्ग्यूमेंट एक्सेप्शन तो है नहीं। किस में जाएगा? सुपर क्लास को हैंडल करेगा। सो आउटपुट विल बी थर्ड एक्सेप्शन, आउटपुट विल बी थर्ड एक्सेप्शन, राइट भैया? चलें आगे। क्वेश्चन नंबर 8, ये थोड़ा डिस्प्यूटेड क्वेश्चन है। यहां पर हमने क्या किया, मेन के अंदर मार्क लिस्ट का ऑब्जेक्ट बनाया ऑब्जेक्ट 1। जरा देखते हैं कैसे काम करता है। हमारे पास ऑब्जेक्ट 1 है, ऑब्जेक्ट 1 ये आपका हो गया। फिर आपका ऑब्जेक्ट 2 है, ये इसी को रेफर कर रहा है। ऑब्जेक्ट 1 हमने कहा जी नल हो गया, तो ऑब्जेक्ट 1 जो अपना था उसको हमने कैस को रेफर करवा दिया, नल को रेफर करवा दिया। अब क्या हुआ, ऑब्जेक्ट 2 के नम में 60 डाल दिया, जो भी इसकी वैल्यू रही हो। हम ये कह रहे हैं हाउ मेनी ऑब्जेक्ट्स आर क्रिएटेड इन द मेमोरी रन टाइम। देखिए साहब, इस जगह पर हमसे कहा जा रहा है ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट्स कितने बने हैं? ऑब्जेक्ट 1 बना है। अगर ऑब्जेक्ट रेफरेंसेज की बात होती तो 2 होता। यहां पर आप लोग थोड़ा कंफ्यूज हो रहे थे, शायद की में भी कुछ गलतियां थी, क्योंकि ऑब्जेक्ट यहां पर 1 बना है, ऑब्जेक्ट रेफरेंसेज हमारे पास 2 है। बोथ ऑफ द रेफरेंसेज आर शेयरिंग द सेम ऑब्जेक्ट, एक्सेसिंग द सेम ऑब्जेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11, देखिए साहब, समझने की कोशिश करते हैं इस क्वेश्चन को अपन। आप कह रहे हैं आपके पास मेन है, मेन में आपने y का ऑब्जेक्ट बनाया है, y नीचे एक क्लास है। कंसेप्ट क्या है, हमारे पास x है, वो इंप्लीमेंट कर रहा है z को, और x की एक सब क्लास है, वो है मेरी y। मेन के अंदर मैंने y का ऑब्जेक्ट बना दिया, मेन के अंदर मैंने y का ऑब्जेक्ट बना दिया, ठीक है। तो मेन के अंदर इस y का ऑब्जेक्ट मेरा बन गया, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। हमने कहा x मतलब सुपर क्लास के अंदर y का ऑब्जेक्ट, हाँ जी ये भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हमने कहा जी z के अंदर x का ऑब्जेक्ट, हाँ जी ये भी कर सकते हैं, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। अब हमने माई x को डिस्प्ले किया। जब माई x को डिस्प्ले कर रहा हूं तो जिसका ऑब्जेक्ट माई x के अंदर है उसका टू स्ट्रिंग मेथड कॉल होगा। तो माई x के अंदर ऑब्जेक्ट किसका है? माई y का, माई y का है ना। तो टू स्ट्रिंग मेथड किसका कॉल होगा? इस x के अंदर किसका है? माई x के अंदर y का। तो y क्लास का है ये, तो ये मुझे क्या डिस्प्ले करके देगा भैया? y। देन हमने कहा माई x को y में कन्वर्ट कर दिया। माई x को y में जब कन्वर्ट किया तो टू स्ट्रिंग मेथड किसका हो जाना चाहिए मेरे पास? y का। आपने कहा माई z के अंदर ऑब्जेक्ट किसका है? माई x का। और माई x एक्चुअली किसको रेफर कर रहा है? माई y को। तो अब किसका कॉल होगा? y का, ठीक है ना। हम यहां पर ये देखेंगे ऑब्जेक्ट किसका है, टू स्ट्रिंग मेथड तो उसका कॉल होगा ना। मेथड कॉल तो डायनेमिक बाइंडिंग से होता है ना, डायनेमिक डिस्पैचिंग अपने पढ़ा है ना कि सुपर क्लास के रेफरेंस में सब क्लास का ऑब्जेक्ट असाइन हो सकता है। और ऐसे केस में जब हम मेथड कॉल करेंगे तो कौन सा कॉल होगा? जिसका ऑब्जेक्ट है। रन टाइम बाइंडिंग होती है मेथड्स की, डेटा मेंबर्स की बाइंडिंग कंपाइल टाइम पर होती है, जैसा अपन ने पढ़ा था, वही कंसेप्ट यहां पर है, ठीक है ना। सो आंसर विल बी डी, ठीक है भाइयों बहनों। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्लास पेशेंट आपके पास है, यहीं से एक बार अपन देखते हुए चलते हैं, मेन से चालू कर देते हैं। ये आपके पास है मेन, एक एरे लिस्ट आपने बनाई, लिस्ट इंटरफेस को इंप्लीमेंट करती है, इसलिए सुपर क्लास के अंदर सब क्लास का ऑब्जेक्ट आपने असाइन कर दिया। पेशेंट का ऑब्जेक्ट बनाया जिसके अंदर आपने माई का असाइन करवा दिया। इस लिस्ट के अंदर आपने P2 को ऐड करवा दिया, पेशेंट को ऐड करवा दिया। हम कह रहे हैं यहां पर कौन सा कोड लिखें? आपने कहा इफ f इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 देन माइक फाउंड। कौन सा कोड लिखा जाए? चलिए देखिए क्या लिख सकते हैं। क्या मैं लिख सकता हूं PS.index ऑफ न्यू पेशेंट माइक?
अगर मैं न्यू पेशेंट लिख रहा हूं तो नए ऑब्जेक्ट को रेफर करेगा, ठीक है ना, तो नया ऑब्जेक्ट तो फाउंड करेगा नहीं, तो माइक फाउंड। अगर आप f ग्रेटर देन इक्वल टू 0 की बात अगर आप करते हैं तो यहां पर आपने इंडेक्स ऑफ ये जो आपका ब्रैकेट है ये आपने पैरेंथेसिस काम में ले लिया। यहां पर अगर आप कह रहे हैं बेसिकली कह रहे हैं व्हेन इंसर्टेड एट लाइन नंबर 14 इनेबल द कोड टू प्रिंट माइक फाउंड, माइक फाउंड शुड बी डिस्प्लेड, है ना। एफ डॉट इंडेक्स ऑफ पेशेंट माइक, अगर आपने नया ऑब्जेक्ट माइक का पूछ, ये गलत है सिंटैक्स, अगर सही डायल भी दिया तो भी नया ऑब्जेक्ट होगा, माइक फाउंड नहीं आएगा। अगर आपने यहां पर न्यू पेशेंट बनाया और फिर इंडेक्स ऑफ किया तो भी नया ऑब्जेक्ट बन गया। अगर आप P2 को एक्सपाउंड करते हैं तो हाँ ये सही है, क्योंकि P2 तो वही ऑब्जेक्ट है, उसको फाउंड करेगा, ठीक है ना। दैट विद दिस विल वर्क। देन आपके पास है सिंपल एक स्ट्रिंग आपने बना दिया, एक स्ट्रिंग एरे आपने बना दिया, 4 एलिमेंट्स इसके अंदर है, ARR का हर एलिमेंट को आप डिस्प्ले कर रहे हैं। यहां पर हर एलिमेंट किस तरीके का होगा, वह टाइप का होगा, ठीक है। वैर किस टाइप का होगा, स्ट्रिंग टाइप का होगा। आपने 3 एलिमेंट्स को डिस्प्ले किया है, लेकिन फर्स्ट एलिमेंट आपने बताया नहीं है, बताया नहीं है तो फर्स्ट एलिमेंट बाई डिफॉल्ट क्या होगा, एरे का हर एलिमेंट की डिफॉल्ट वैल्यू होती है। डिफॉल्ट वैल्यू किस चीज़ की होती है, बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, फ्लोट, डबल, 000, कैरेक्टर, \0, बूलियन, फॉल्स एंड ऑब्जेक्ट रेफरेंस नल। तो यहां पर यह ऑब्जेक्ट रेफरेंस है स्ट्रिंग, नल, यूनिक्स, लाइनिक्स एंड सोलरिस। क्या आउटपुट होगा, नल, यूनिक्स, लाइनिक्स एंड सोलरिस, क्योंकि फर्स्ट एलिमेंट क्या हो जाएगा यहां पर, नल हो जाएगा बच्चों। बहुत छोटे छोटे कंसेप्चुअल क्वेश्चंस हैं। देखिए, फिर आपने कहा पब्लिक बूलियन फ्लैग आपके पास है, एक डिस्प्ले सीरीज आपके पास है, इंट नम इक्वल टू 2, वाइल फ्लैग, वाइल फ्लैग एंड सो ऑन। स्टार्ट करते हैं मेन से। मेन के अंदर आपने सीरीज का ऑब्जेक्ट बना दिया, डिस्प्ले सीरीज कॉल किया, ये कॉल हो गया। अब बाय डिफॉल्ट चूंकि फ्लैग की आपने कोई वैल्यू असाइन नहीं की है तो फ्लैग की वैल्यू क्या हो जाएगी, फॉल्स। इंट नम इक्वल टू वाइल फ्लैग, फ्लैग की वैल्यू ट्रू तो है नहीं, अभी तो फॉल्स है, तो इसके अंदर जाएगा नहीं, सीधा बाहर निकल जाएगा। बाहर जब निकला मतलब कुछ डिस्प्ले तो किया नहीं इसने, कंपाइल तो प्रॉपर हो जाएगा लेकिन कुछ डिस्प्ले नहीं होगा। आउटपुट विल बी कंपाइल विथ सक्सेस बट नथिंग प्रिंटेड। ओके, लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of following can fill in the blank in this code to make it compile? इस स्ट्रिंग के अंदर हमने a असाइन किया है, डबल कोटेड है। अब इसमें क्या लिखें, इसमें क्या लिखें? कुछ लोगों का कंफ्यूजन था कि यहां पर सिंगल कोट नहीं हो सकता। देखिए, ऑप्शन से भी अगर देखें तो ऑप्शन में हमें इसका कोई रिलेशन है ही नहीं। बेसिकली मेथड की बात जब अपन करते हैं, इंटरफेस के मेथड की बात करते हैं, तो इंटरफेस के अंदर मेथड, डिफॉल्ट मेथड भी पॉसिबल है। अपन ने बात की थी जब अपन पढ़ रहे थे, हमने कहा था इंटरफेसेज के अंदर JDK 8 से डिफॉल्ट एंड स्टैटिक मेथड हो सकते हैं, JDK 9 से प्राइवेट मेथड्स हो सकते हैं। याद है आपको? तो डिफॉल्ट यहां पर लिखा जा सकता है, आंसर विल बी सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। कंसीडर फॉलोइंग मेथड, एक मेथड आपको बना दिया। पहली बात, ऐसा मेथड लिख कहां सकते हैं, केवल इंटरफेस में लिख सकते हैं। कब से लिख सकते हैं, JDK 8 से लिख सकते हैं। दिस मेथड इज इनवैलिड, डिफॉल्ट लिखते नहीं है जनरली मेथड के आगे। दिस मेथड कैन बी यूज्ड ओनली इन इंटरफेसेज, हाँ जी ये बात सही है।
दिस मेथड कैन रिटर्न एनीथिंग, गंदी बात. दिस मेथड कैन बी यूज्ड ओनली in an interface or an abstract class. No, not in abstract class. So answer will be B. Next question. आपके पास यहां पर एक एरे है जिसमें कि आपने नल असाइन कर दिया. नल असाइन कर दिया इसका मतलब क्या है? यू कैन नॉट एक्सेस दिस ऑब्जेक्ट. वी आर ट्राइंग टू एक्सेस एलिमेंट ऑफ दिस ऑब्जेक्ट. सो इन दिस केस विल गेट नल पॉइंटर एक्सेप्शन. ठीक है, इन दिस केस विल गेट नल पॉइंटर एक्सेप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन. एक एरे आपने बना दिया, माई एरे फ्लोट का एरे है. आपने यहां पर 4 एलिमेंट डाल दिए. इंट इंडेक्स इक्वल टू 0, बूलियन एज फाउंड इक्वल टू फॉल्स, फ्लोट 30.4f, इंसर्ट कोड हेयर. यहां पर आप कोई कोड इंसर्ट करना चाहते हैं. लाइन नंबर 7 पर हम कह रहे हैं कि ऐसा क्या इंसर्ट करें कि इस जगह पर ट्रू आ जाए. ऐसा क्या इंसर्ट करें कि इस जगह पर ट्रू आ जाए. करके देख लेते हैं. देखिए ये क्वेश्चंस आपके पास हैं. सबसे पहले हमने कहा की इक्वल टू माई एरे इंडेक्स प्लस प्लस. जब भी एलिमेंट मिल जाएगा तो इज फाउंड ट्रू हो जाएगा. जरा देख के आते हैं पीछे. की वैल्यू हमारे पास क्या है? 30.0f. ठीक है, इंडेक्स आपका हो रहा है 0 से. ठीक है, इस केस के अंदर जरा अपन वापस चल के देखें एक बार. इस केस के अंदर हमने कहा इंडेक्स प्लस प्लस फाउंड क्वाइट पॉसिबल है. पहली बात लगता है, कंसीडर किया जा सकता है. आगे बात करते हैं. वाइल इंडेक्स इज लेस देन इक्वल टू 4, हमने कहा इफ इंडेक्स इक्वल टू माई एरे इंडेक्स प्लस प्लस. एक बार क्वेश्चन को वापस देखिए भाई. आपने कहा एरे कितने एलिमेंट का है? 4 एलिमेंट का है. वहां हम लेस देन इक्वल टू 4 तक जा रहे हैं, एक्सेप्शन आ जाएगा. इसे कंसीडर नहीं किया जा सकता. हमने कहा इंडेक्स प्लस प्लस लेस देन 5, मतलब कि 4 की बात भी कर रहे हैं. इसमें भी गंदी बात हो जाएगी. डी के अंदर अगर देखा जाए, हमने कहा वाइल इंडेक्स इज लेस देन 5. लेस देन 5 का मतलब 4 तक भी जा रहा है. ठीक है ना, तो ये भी एक बहुत अच्छा आंसर नहीं हो सकता. यहां पर भी एक्सेप्शन आएगा. योर आंसर विल बी ए. योर आंसर विल बी ए, क्योंकि लेस देन 5 पे अगर अपन जा रहे हैं, 4 इंडेक्स की बात कर रहे हैं तो 5th एलिमेंट की बात कर रहे हैं. और एरे क्या, चूंकि 4 एलिमेंट कह रहे हैं तो जो इंडेक्सिंग होगी वो 0 से 3 तक ही होगी. ठीक है भाइयों बहनों. नेक्स्ट क्वेश्चन. एक बेस क्लास आपके पास है. यहां पर कोई मेन मेथड है, हो सकता है साहब. एक सब क्लास आपके पास है जो कि बेस की इनहेरिटेड क्लास है. इसके अंदर भी आपके पास है मेन मेथड, कोई दिक्कत नहीं है. आपने कहा जी यहां पर आपने लिखा जावा सी सब डॉट जावा, मतलब इसे आपने कंपाइल कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है. जब आपने रन किया जावा सब 10 20 30, 10 20 30 मुझे कहाँ मिला? इस ARGS के अंदर. और यहाँ पर डिस्प्ले क्या किया? ओवर रिडन ARGS 1 का मतलब 20. सो आंसर विल बी ओवर रिडन 20. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18. बहुत आसान क्वेश्चंस है. देखिए इन क्वेश्चंस को आप बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं कह सकते. जावा के अंदर ये सारे क्वेश्चंस आसान कैटेगरी के अंदर आप मानते हैं. बहुत ज़्यादा कंसेप्चुअल क्वेश्चन नहीं है, केवल छोटी छोटी सी प्रोसेसिंग है जिसमें आप गलतियां करते हैं. उस गलतियों को हमें सुधारना है. और प्रोग्रामर भर्ती की अगर बात की जाए तो प्रोग्रामर के अंदर एक बहुत ही कंसेप्चुअल पेपर की आप उम्मीद कर सकते हैं. जावा के अंदर मान सकते हैं कि केवल थियोरेटिकल क्वेश्चंस ही आएगा,
कि भाई निम्न में से कौन सा लूप नहीं है, ऐसे हम बात नहीं कर सकते, हमें कंसेप्चुअलिटी की तरफ बढ़ना पड़ेगा। देखिए साहब, एक क्लास एक्सेप्शन, स्पेशल एक्सेप्शन है जो कि एक्सेप्शन की सब क्लास है। एक्सेप्शन सुपर क्लास है, हमें पता है। सुपर मोस्ट क्लास थ्रोएबल, थ्रोएबल की 2 सब क्लासेज, एक्सेप्शन एंड एरर, एरर की 2 सब, एक्सेप्शन की 2 सब क्लासेज, रन टाइम एक्सेप्शन एंड आईओ एक्सेप्शन, पूरी हियरार्की आपको याद होगी। यहाँ पर स्पेशल एक्सेप्शन के अंदर आपने मैसेज स्ट्रिंग ले लिया है जिसे आप अपनी सुपर क्लास को पास कर रहे हैं और इस मैसेज को आपने डिस्प्ले करवा दिया है। ओके, अपना प्रोग्राम कहाँ से चालू होगा साहब? मेन से चालू होगा। तो अपन 2 मेन से पढ़ना है, इसको चालू करते हैं। इससे पहले अपन ऑप्शंस दिखाते हैं, अपने को पता चल जाए कि ये हमसे चाहता क्या है, पूछ क्या रहा है। व्हाट विल बी द आउटपुट, आउटपुट ये हमसे पूछ रहा है। ठीक है साहब, क्या होगा? यहाँ पर आपने ट्राई कैच के अंदर डू समथिंग मेथड को कॉल किया है, तो टाइपिंग मिस्टेक है, दिस इज समथिंग। डू समथिंग मेथड क्या करेगा साहब? डू समथिंग मेथड इसे कॉल करेगा, ठीक है ना। डू समथिंग मेथड में यहां पर आपने क्या किया, एक एरे आपने बनाया 4 एलिमेंट्स का, और 4 एजेज 4 के अंदर 17, मतलब कि कौन सा एलिमेंट एक्सेस कर दिया आपने? 5th एलिमेंट। यहां पर एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन आएगा, यहां पर एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन आएगा, यहां से एक्सेप्शन थ्रो हुआ, यहां से एक्सेप्शन थ्रो हुआ, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन। ओके, देन आपने कहा डू समथिंग एल्स, तो यहीं से एक्सेप्शन थ्रो हो गया, इसमें तो जाएगा नहीं। यहां से कहां गया? जहां इसको कॉल किया गया। कॉल कहां किया गया है साहब? मेन के अंदर, मेन के अंदर कॉल किया गया है, ठीक है। एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन। चलिए देखते हैं जरा, आउटपुट में देखते हैं। हमने कहा सबसे पहले क्या हुआ? डू समथिंग मेथड के अंदर कॉल हुआ? नहीं, समझना पड़ेगा। एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन आया। एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन कहां आया आपके पास? एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन आपका आया कहां पर है, पहले आपको यह देखना पड़ेगा। एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन आया है डू समथिंग मेथड के अंदर। यहां से कहां गया है? ये मेन के अंदर। तो सीक्वेंस अपना वही कॉल होगा, ठीक है ना। चलिए अब देखिए, एक्सेप्शन इन थ्रेड मेन जावा डॉट लैंग डॉट एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन एट 4 वास्तव में कहाँ आया था? डू समथिंग मेथड में आया था, मेन में आया था। इसका जो सही आंसर है दैट शुड बी सी। ऑप्शन ने थोड़ा कंफ्यूज किया, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, ऐसी छोटी छोटी मिस्टेक्स हैं जिनको कि हमें नहीं करना है, ठीक है भाइयों बहनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपके पास यहां पर सीधा से क्वेश्चन है कॉन्ट्रैक्ट। जो कॉन्ट्रैक्ट आपके पास है, देखिए इंटरफेस कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट एक इंटरफेस आपके पास है। कॉन्ट्रैक्ट को इंप्लीमेंट कौन कर रही है? सुपर क्लास कर रही है। सुपर क्लास को कौन इनहेरिट कर रही है? सब क्लास कर रही है। एक क्लास रेफरेंस है, इसके मेन के अंदर आपने लिस्ट का ऑब्जेक्ट बना दिया, एरे लिस्ट का ऑब्जेक्ट आपने असाइन करवा दिया। कॉन्ट्रैक्ट सुपर क्लास के अंदर सब क्लास का ऑब्जेक्ट, हाँ सब हो सकता है। कॉन्ट्रैक्ट टू सुपर क्लास के अंदर सब क्लास का ऑब्जेक्ट, हाँ सब हो सकता है। सुपर S1 मतलब सब क्लास का ऑब्जेक्ट हो सकता है। इस लिस्ट के अंदर आपने इन दोनों को असाइन करवा दिया, इस लिस्ट के अंदर आपने इन दोनों को असाइन करवा दिया, मतलब दोनों को लिस्ट के अंदर ऐड करवा दिया। अब क्या हुआ साहब? आपके ऑब्जेक्ट JS के अंदर आपने ऐड किया S1 को, आपने ऐड किया S2 को, S1 और C1 और C2 को आपने ऐड करवा दिया। जब आप C1 C2 को ऐड करवा रहे हैं, जब आप डिस्प्ले करवाएंगे,
सबसे पहले आपने कहा आइटम ऑब्जेक्ट टाइप का सुपर क्लास डॉट गेट नेम। पहला ऑब्जेक्ट कौन सा रिसीव होगा इसके अंदर? C1। C1 के अंदर ऑब्जेक्ट किसका है? सुपर का। तो जब टू गेट क्लास का कॉल होगा तो क्या कॉल होगा? सुपर। इसके बाद क्या रिट्रीव हुआ? C2। तो जब C2 कॉल हुआ, C2 के अंदर ऑब्जेक्ट किसका है? सब का। तो यहां पर क्या आ गया? सब। ठीक है, मैंने इस जगह तक ये दो ही ऑब्जेक्ट्स को ऐड किया है, तो रिजल्ट मेरा क्या होना चाहिए? सुपर एंड सब। या तो यहां पर एक लाइन मिसिंग है, obj.add s1। अगर मैं इस s1 को ऐड करता हूं तो आंसर विल बी A। अगर इस s1 को ऐड नहीं करता हूं, सो दिस इज द आंसर, जो कि इसमें से कोई सा नहीं मिल रहा है। ठीक है, ओके, क्लियर है पॉइंट? भाई जब हम सुपर क्लास के रेफरेंस में सब क्लास का ऑब्जेक्ट असाइन करके ऐड कर रहे हैं, जब हम उसे डिस्प्ले करेंगे तो टू स्ट्रिंग मेथड कॉल होगा। टू स्ट्रिंग मेथड किसका कॉल होगा? जिसका ऑब्जेक्ट है उसका कॉल होगा। ऑब्जेक्ट किसका है? सब क्लास का है, तो सब क्लास का ऑब्जेक्ट कॉल, टू स्ट्रिंग मेथड कॉल हो जाएगा। चलिए, टेस्ट जो आपके पास है, टेस्ट का ऑब्जेक्ट आपने बनाया TS इक्वल टू न्यू टेस्ट इज अवेलेबल इक्वल टू TS डॉट डू स्टफ इज अवेलेबल को डिस्प्ले करवा दिया। नीचे आपने क्या किया? बूलियन डू स्टफ एक मेथड बना दिया, नॉट ऑफ इज अवेलेबल को यहां पर आपने फॉल्स रिटर्न करवा दिया, फॉल्स असाइन कर दिया। देखिए, इंस्टेंस मेंबर है, स्टैटिक वेरिएबल है। स्टैटिक वेरिएबल को डिक्लेयर करते वक्त आपने इसकी वैल्यू को इनिशियलाइज कर दिया फॉल्स से। ठीक है, अब जब मेन के अंदर हम आए, मेन के अंदर हमने इस टेस्ट का ऑब्जेक्ट बना दिया। आप इज अवेलेबल को कॉल कर रहे हैं, यहां पर जब डिस्प्ले करेंगे तो क्या डिस्प्ले होगा? फॉल्स डिस्प्ले होगा, क्योंकि डिफॉल्ट वैल्यू क्या है? फॉल्स है। अब आपने कहा इज अवेलेबल इक्वल टू TS डॉट डू स्टफ। ये डू स्टफ है, ये क्या रिटर्न कर रहा है? नॉट ऑफ इज अवेलेबल। मतलब इज अवेलेबल की वैल्यू क्या है? फॉल्स। उसका नॉट किया तो क्या हो गया? ट्रू। सो आंसर मस्ट बी फॉल्स एंड ट्रू, विच इज C। देखिए, जो भी आंसर है उसके पीछे आपका लॉजिक होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट, एक मैसेज आपके पास है, क्लास मैसेज है, डू मैसेज, जिसमें आपने कैरेक्टर को रिसीव किया, डू मैसेज जिसमें आप एक इंटीजर को रिसीव किया। मेन के अंदर आपने एक कैरेक्टर के अंदर 8 असाइन करवा दिया। आप जेड के अंदर आपने सिंगल कोट के अंदर 8 असाइन कर दिया। आपने डू मैसेज को कॉल किया, जिसमें कि आपने एक्स को पास किया। एक्स क्या है? कैरेक्टर है। एक्स क्या है? कैरेक्टर है। कैरेक्टर है तो कौन सा वाला कॉल होगा? ये वाला कॉल होगा। तो क्या रिजल्ट हो गया आपका? गुड डे। क्या रिजल्ट हो गया? गुड डे। ठीक है, अब क्या हुआ? आपने डू मैसेज में जेड को पास किया। जेड क्या है? इंटीजर टाइप का है। इंटीजर टाइप का तो कौन सा मेथड कॉल होगा? ये वाला। ये क्या हो गया? गुड लक। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया आपका? गुड डे एंड गुड लक। गुड डे एंड गुड लक। क्वेश्चन नंबर 22, थोड़ा क्वेश्चन में मिस्टेक है, ठीक कर देते हैं। विच वन ऑफ फॉलोइंग is not a valid array declaration। कौन सा नहीं है ये पूछ रहे हैं हम। आप डिक्लेरेशन टाइम पे यहां पर साइज नहीं बता सकते। सो दिस इज द आंसर, दिस इज द आंसर, बी शुड बी द आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इस जगह पर आपके पास क्वेश्चन नंबर 23, एक क्लास टेस्ट है। मेन के अंदर आर्ग्यूमेंट 0 के साथ आपने इक्वल चेक किया हेलो। इफ दिस इज ट्रू देन रिटर्न फॉल्स, एल्स रिटर्न ट्रू।
and in case of, in particular case you are displaying success or failure. देख लेते हैं जब रन करते हैं, हमने इसे रन किया जावा टेस्ट हेलो, हेलो मुझे कहाँ मिल गया, इसके अंदर। हमने चेक किया args.equals हेलो, हाँ जी है तो क्या हो गया, ट्रू, ट्रू है तो क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स रिटर्न करेगा। यहां पर कंफ्यूज किया गया अपोजिट पास करके, फॉल्स रिटर्न करेगा तो इफ के अंदर क्या गया, इफ फॉल्स, और इफ फॉल्स तो कौन सा एग्जीक्यूट होगा, एल्स पार्ट, मींस योर रिजल्ट विल बी फेलियर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। एक एरे आपने ले लिया कार्टून्स, कार्टून्स के अंदर आपने साइन कर दिया टॉम, जेरी, मिकी, टॉम। सबसे पहले आपने चेक किया इफ टॉम डॉट इक्वल्स कार्टून 0, कार्टून 0 क्या है, टॉम, इक्वेट कर रहा है तो काउंटर को आपने क्या कर दिया 1, बाकी सारा इसके एल्स पार्ट में आ गया, बाकी सारा इसके एल्स पार्ट में आ गया। जब इसके एल्स पार्ट में आ गया तो काउंटर की वैल्यू क्या हो गई साहब, 1, सो रिजल्टेंट विल बी 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। देखिए, विच डेफिनेशन ऑफ क्लास C इज वैलिड। आई मेड सम चेंजेस, लेकिन शायद चेंजेस हुए नहीं। तो आपके पास क्लास A है, क्लास B है, इंटरफेस X है और इंटरफेस Y है। ठीक है, देख लीजिए, क्लास C एक्सटेंड्स A इंप्लीमेंट्स X, एक क्लास को इनहेरिट कर रही है, इंटरफेस को इंप्लीमेंट कर रही है। हाँ जी, ये तो संभव है। C इंप्लीमेंट्स Y, इंप्लीमेंट्स पहले नहीं होता, पहले एक्सटेंड्स होता है, ये नहीं हो सकता। C एक्सटेंड्स A भी, दो क्लासेज को एक साथ एक्सटेंड नहीं किया जा सकता। इंप्लीमेंट्स X Y पहले इंप्लीमेंट नहीं होता, सो आंसर विल बी A, आंसर विल बी A। देखिए, ये आपका सेकंड पेपर हाफ हुआ है, तो आपने देखा कि ज्यादातर जो क्वेश्चंस हैं अब आपको आसान लग रहे होंगे क्योंकि ये सब हमारा पढ़ा हुआ है। केवल और केवल हम जो गलती करते हैं वो करते हैं क्वेश्चन को समझने में, उसको इंटरप्रेट करने में, और एक गलती हमारी होती है जल्दीबाजी की। वरना सारी चीज़ें जो अब तक आपने पढ़ी है, अब तक जो क्वेश्चंस आए हैं वो हैं जो कि आपने पहले पढ़ रखे हैं। कॉन्फिडेंस तो रखिए पेपर के टाइम, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट मत होइए। मैं आपको एक चीज़ बता सकता हूं कि जावा में आपको कुछ आ सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि पूरी जावा ही आपको आ जाए। मैं 97-98 से जावा पढ़ा रहा हूं, करीब 25 साल से ज़्यादा हो गया। इवन आई कांट क्लेम कि आई एम एक्सपर्ट ऑफ जावा। बहुत लोग करते हैं कि भाई मैं तो इसमें तीरंदाज हूं, ये हूं, वो हूं। ये संभव नहीं है। इसलिए आप ज़्यादा परेशान भी मत होइए और ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में मत आइए। जितने भी लोग आपके साथ हैं जो कि एग्ज़ाम दे रहे हैं, उनमें से सबके बीच में बहुत कम डिफरेंस होगा। लगातार पढ़ते रहिए, क्वेश्चंस को समझने की कोशिश कीजिए। अभी तक आपने देखा होगा जो 25 क्वेश्चंस हमने किए हैं, अभी तक आपने देखा होगा 25 क्वेश्चंस में से ज़्यादातर आप कर सकते हैं। ज़्यादातर क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि आप पे आते थे, अब आप ज़्यादा आसानी से समझ में आए। जैसे ही आपने क्या, और इतना सही था क्या, ये तो मैं कर ही देता, ऐसा लग रहा होगा। ठीक है ना, और शायद अपने आप पे गुस्सा भी आ रहा होगा। ओके, तो चलिए अब अपन आगे चलते हैं। नेक्स्ट सेशन में अपन बचे हुए 25 क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ठीक है, नमस्कार। हाँ जी, तो जो अपना सेकंड मॉडल पेपर था उसके जावा के 25 क्वेश्चन हमने पहले कर लिए थे। अब इस सेशन में हम अगले 25 क्वेश्चन देख लेते हैं। एक साथ नहीं करते क्योंकि काफ़ी सारे कंसेप्ट आपके पेपर के अंदर कवर हो जाते हैं, तो थोड़ा सा ब्रेक लेने से ठीक रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके पास है, क्वेश्चन 26, हमने कहा आई इक्वल टू दैट वे दिस इज वर्किंग। अब इसमें क्या है, सबसे ज़्यादा प्रेसिडेंस किसकी है,
स्टार की। 3 इंटू 2 6 प्लस 4 10 प्लस 5 15। तो ये तो क्या हो गया साहब 15। यहां पर देखिएगा पहली प्रेसिडेंस किसकी है 2 4 6, 6 प्लस इसके बाद में 6 प्लस 5 11, 11 इंटू 3 33। तो बेसिकली क्या होगा 15 एंड 33, जो भी आंसर 15 33 आ रहा है विच इज एक्चुअली बी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आप में से ज़्यादातर लोग इसको थोड़ा समझने में गलती करते हुए गड़बड़ करते हैं। मेन के अंदर हमने मेथड 1 को कॉल किया, मेथड 1 में आपने मेथड 1 ये आपका कॉल हो गया। मेथड 1 के अंदर आपने कहा थ्रो मैथ डॉट रैंडम, और रैंडम जो है वो 0 से 1 के बीच में कोई रैंडम वैल्यू रिटर्न करता है दैट माइट बी ग्रेटर देन 0.5 और लेस देन 0.5। तो माइट बी रिटर्न न्यू एक्सेप्ट माई एक्सेप्शन, माइट बी रिटर्न रन टाइम एक्सेप्शन। हम गड़बड़ क्या कर जाते हैं कि माई एक्सेप्शन अगर रिटर्न किया तो ये रन टाइम एक्सेप्शन तो कैच कर ही नहीं पाएगा, है ना। तो ये कहाँ जाएगा इसके अंदर, तो कभी ए रिटर्न करेगा कभी बी रिटर्न करेगा, ऐसा हमें लगता है। लेकिन जरा इसको अपन गौर से देखते हैं। यहां पर हमसे कहा ग्रेटर देन 0.5, अब क्या होगा, या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा। ट्रू होगा तो माई एक्सेप्शन थ्रो होगा, फॉल्स होगा तो रन टाइम एक्सेप्शन थ्रो होगा। यही ना हमने कैच क्या किया, रन टाइम एक्सेप्शन। और माई एक्सेप्शन क्या है, रन टाइम एक्सेप्शन की सब क्लास है। तो इन बोथ केसेस both of these two exceptions will be handled and result will be B। ठीक है, क्योंकि हमें पता है सुपर क्लास का जो एक्सेप्शन अगर सुपर क्लास है तो सब क्लास के एक्सेप्शंस को हैंडल कर लेती है, पढ़ा था अपन ने। ठीक है ना, दैट वे इट वर्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। हमें यहां पर एक एरे दिया गया है 1 2 3 4 5, थोड़ा कंफ्यूजिंग है क्वेश्चन। अब 3 पॉइंट्स हैं। प्रोसेस ऑल द एलिमेंट्स ऑफ एरे इन द ऑर्डर ऑफ एंट्री। अगर हमें इन द ऑर्डर ऑफ एंट्री 1 2 3 इस तरह का एग्जेक्ट एक्सेस करना है तो आप फॉर ईच लूप आपके लिए बेस्ट होता है। फॉर ईच लूप या एनएस लूप जिसे आप कहते हैं, ये बेस्ट होता है। ठीक है। प्रोसेस ऑल द एलिमेंट्स ऑफ एरे इन द रिवर्स ऑर्डर ऑफ एंट्री, ये हमारा ट्रेडिशनल फॉर लूप के थ्रू हम करते हैं। अगर फॉर लूप ही काम में ले रहे हैं, ट्रेडिशनल फॉर लूप है ना, आप फॉर ईच या एनएस फोर से नहीं कर सकते। अल्टरनेट एलिमेंट जैसे फर्स्ट थर्ड फिफ्थ अगर करना है तो ये भी ट्रेडिशनल फॉर से अपन करेंगे। हम कह रहे हैं विच टू स्टेटमेंट्स आर ट्रू, इनमें से कौन से 2 स्टेटमेंट्स ट्रू है, जरा देख लेते हैं। सबसे पहला हम कह रहे हैं रिक्वायरमेंट 1 2 3 कैन बी इम्प्लीमेंटेड बाय यूजिंग द एनएस फॉर लूप। गंदी बात है, एनएस फॉर लूप से हम केवल 1 एक्सेस कर सकते हैं। देन रिक्वायरमेंट 1 2 3 कैन बी इम्प्लीमेंटेड बाय यूजिंग स्टैंडर्ड फॉर लूप। स्टैंडर्ड से कर तो सकते हैं, पहली बात तो सही लगती है। रिक्वायरमेंट 2 3 कैन नॉट बी इम्प्लीमेंटेड बाय यूजिंग, ये गंदी बात है। रिक्वायरमेंट 1 कैन बी इम्प्लीमेंटेड बाय यूजिंग एनएस फॉर लूप, ये भी सही है। तो यहां पर अगर अपन देखते हैं तो 2 और बी और डी दोनों हमारे करेक्ट निकल के आते हैं कि तीनों को आप स्टैंडर्ड फॉर लूप से, जो ट्रेडिशनल फॉर लूप है उससे भी कर सकते हैं। ठीक है ना, या 1 को आप फॉर ईच से भी कर सकते हैं, एनएस फॉर लूप से भी कर सकते हैं। तो यहां पर आपका बी और डी दोनों आंसर बनते हैं। ठीक है ना, जो भी आपकी की में दे रखा हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपके पास यहां पर है कुछ कोड फ्रेगमेंट आपको दिया, कोड का पार्ट आपको दिया है। आपसे पूछा गया भाई विच लाइन फेल टू कंपाइल, विच लाइन फेल टू कंपाइल, कौन सी लाइन में सबसे पहले एरर आएगी। कंपाइल फर्स्ट, मैं फर्स्ट और लगा देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं। इंट है, फ्लोट है, डबल है, आपने फ्लोट को इंट में कन्वर्ट असाइन किया है, 4 को
फ्लोट को आपने इंट में असाइन किया है, नैरोइंग कन्वर्जन नहीं होता, एरर आ जाएगी, कंपाइल टाइम एरर आ जाएगी, लाइन नंबर 7 में एरर आ जाएगी। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, एक एक्सप्रेशन आपके पास है, इस एक्सप्रेशन की बात की गई है, पढ़ लेते हैं कौन से स्टेटमेंट्स यहां पर सही हैं। देखिए, विच स्टेटमेंट इज ट्रू, थोड़ा सा एक्चुअली ऑनलाइन में तो, ऑनलाइन वाले पेपर में तो ठीक हो गया था, ऑफलाइन वाले पेपर में कुछ मिस्टेक्स रह गई थी। दिस इज नॉट द ओनली वैलिड फॉर 4 कंस्ट्रक्ट्स, दिस इज नॉट द ओनली वैलिड फॉर, देयर एग्जिस्ट अनदर फॉर्म फॉर लूप कंस्ट्रक्टर। ठीक है, दिस इज नॉट द ओनली वैलिड फॉर लूप। ठीक है, आगे देखते हैं। द एक्सप्रेशन XPR1 इज ऑप्शनल, फर्स्ट इट इनिशियलाइजेज द लूप एंड इट इवेल्युएटेड वंस एट द लूप बिगिंस, बात आपकी ठीक है। एक्सप्रेशन 2 इवेल्युएट्स टू फॉल्स, द लूप टर्मिनेट्स, अगर एक्सप्रेशन 2 फॉल्स होता है तो लूप टर्मिनेट हो जाएगा। इट इज इवेल्युएटेड ओनली आफ्टर ईच इटरेशन थ्रू द लूप, ये बात भी ठीक है। तो बी और सी इसमें बेटर आंसर है, बी और सी इसमें बेटर आंसर है। हालांकि ए को भी आप मना नहीं कर सकते, क्वेश्चन थोड़ा कंफ्यूजिंग है, लेकिन बी और सी बेटर आंसर हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 31, देखिए इस केस के अंदर अनदर सैंपल क्लास ASC इक्वल टू न्यू अनदर सैंपल क्लास SC इक्वल टू न्यू सैंपल क्लास। आपने कहा SC इक्वल टू ASC सुपर क्लास के रेफरेंस में सब क्लास का ऑब्जेक्ट, क्योंकि हमने कहा है ये सैंपल क्लास है, अनदर सैंपल क्लास है विच इज सब क्लास ऑफ सैंपल क्लास। ठीक है, SC इक्वल टू ASC सुपर क्लास के रेफरेंस में सब क्लास का ऑब्जेक्ट। अब मैं SC डॉट गेट क्लास देखूंगा तो मुझे उस क्लास का नाम मिलेगा जिस क्लास का ऑब्जेक्ट अभी है, मतलब कि अनदर सैंपल क्लास का। ASC डॉट गेट क्लास से अनदर सैंपल क्लास का। ठीक है, आउटपुट देख लेते हैं। SC क्लास अनदर सैंपल क्लास, ASC क्लास अनदर सैंपल क्लास। सो आंसर विल बी D here. Answer will be D here. ठीक है साहब, 32वां। ऐसा ही एक क्वेश्चन अपने पेपर 1 में आया था, मैंने इस बार थोड़ी सी वैल्यू चेंज कर दी, केवल इसका फ्लो समझाने के लिए मैंने आपको वापस से लिया है ताकि आप इसका फ्लो समझ सकें। देखिए, हमने कहा PRT आपका ऑब्जेक्ट बन गया, PRT आपका ऑब्जेक्ट बना, प्रोडक्ट इसके अंदर प्राइस वेरिएबल हो गया, प्राइस वेरिएबल हो गया। ठीक है, PRT डॉट प्राइस की वैल्यू आपने 200 कर दी तो इसकी वैल्यू क्या हो गई, 200 हो गई। एक न्यू प्राइस आपके पास है, न्यू प्राइस की वैल्यू क्या हो गई साहब, 200 हो गई। ठीक है, अब आपने टेस्ट ऑब्जेक्ट बना दिया, टेस्ट का अपडेट प्राइस के अंदर आपने PRT को पास कर दिया, प्रोडक्ट के अंदर मिल गया, मतलब कि प्रोडक्ट की वैल्यू क्या मिल गई साहब आपको, प्रोडक्ट की वैल्यू आपको ये 200 मिल गई। ठीक है ना, एक प्राइस आपके पास है तो यहाँ पर प्राइस की वैल्यू क्या हो गई साहब, 200। आपने कहा प्राइस इक्वल टू प्राइस मल्टीप्लाइड बाई 3, मतलब कि प्राइस की वैल्यू क्या हो गई साहब, 600 हो गई। प्रोडक्ट डॉट प्राइस इक्वल टू प्रोडक्ट डॉट प्राइस प्लस प्राइस, तो प्रोडक्ट डॉट प्राइस प्लस प्राइस मतलब कि क्या हो गया सर, 800 हो गया। ये क्या हो गया, 800 हो गया। अब हमारा मेथड खत्म हो गया, मेथड खत्म होते ही मेरे ये जो लोकल वेरिएबल से ये फिनिश हो गए, वापस से नीचे आ गए। हमने कहा PRT डॉट प्राइस, अब PRT डॉट प्राइस की वैल्यू तो क्या हो गई, 800, और न्यू प्राइस स्टिल 200, तो 800 एंड 200 विल बी द राइट आंसर। ठीक है, आगे चलते हैं। आपके पास एक क्लास है
क्लास के अंदर एक मेथड है मेन, एक नम वेरिएबल है, ये नम वेरिएबल है आपके पास, इसमें आपने 5 असाइन कर दिया, आपने डू वाइल लूप काम में लिया है, नम की वैल्यू नम माइनस माइनस मतलब क्या डिस्प्ले हो गया 5, अब वैल्यू क्या हो गई 4, वाइल नम इक्वल टू 0, यहीं पर कंडीशन फॉल्स हो गई, बाहर निकल गया, तो आउटपुट विल बी 5। Which keyword can be used to return a value from a switch expression in Java 12 and later? कौन सा कीवर्ड काम में आता है वहां पर? yield, जो आपका कंटेक्स्ट सेंसिटिव कीवर्ड है, ठीक है। Which statement is true regarding use of where in Java? where क्या है? कंटेक्स्ट सेंसिटिव कीवर्ड है, लोकल वेरिएबल्स के लिए हम काम में लेते हैं, जो कि आप वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए काम में लेते हैं। विच ऑफ फॉलोइंग इज वैलिड लैम्डा एक्सप्रेशन? लैम्डा एक्सप्रेशन अपन ने पढ़े थे, याद कीजिए, हमने कहा था जो फंक्शनल इंटरफेसेज हैं, ऐसे इंटरफेसेज जिनके अंदर की केवल एक मेथड होता है, एक फंक्शन आप डिक्लेयर करते हैं, उसके लिए आप लैम्डा एक्सप्रेशन काम में ले सकते हैं। और लैम्डा एक्सप्रेशन हमने कहा था कि मेथड को हम वहीं पर डिफाइन करते हैं, एक तरह से एनोनिमस क्लास की तरह बिहेव करता है, और इसमें से तीनों सिंटैक्स है जो कि लैम्डा एक्सप्रेशन में अपन काम में ले सकते हैं। ऑल दीज 3 सिंटैक्सेस आर अलाउड इन लैम्डा एक्सप्रेशन, ठीक है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द लैम्डा एक्सप्रेशन जावा? A lambda expression is a method without a name and can be used to implement functional interface. Exactly. Basically क्या होता है? एक मेथड होता है, फंक्शनल इंटरफेसेज को इम्प्लीमेंट करने के लिए काम में लेते हैं विदाउट ए नेम। ये बात तो सही है। लैम्डा एक्सप्रेशन इज ए क्लास? नहीं साहब, एनोनिमस क्लास की तरह काम करता है, लेकिन एनोनिमस क्लास होती नहीं है, ध्यान रखिएगा। इज ए स्पेशल टाइप ऑफ वेरिएबल डिक्लेरेशन? नहीं साहब। लैम्डा एक्सप्रेशन यूज टू डिक्लेयर न्यू क्लासेज? नहीं साहब। सो आंसर विल बी ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सिंटेक्स आपका स्विच का, जो अभी अपन थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, है ना, स्विच एक्सप्रेशन, 4 नए फीचर्स हैं स्विच के। स्विच एक्सप्रेशन है, यील्ड है, मल्टीपल केस वैल्यूज है, और एक और स्लिप हो गया। चलिए, तो यहाँ पर बेसिकली ट्यूसडे, स्ट्रिंग डे इक्वल टू ट्यूसडे, आपने कहा रिजल्ट स्विच डे, डे आपका हो गया, जो भी डे है ट्यूसडे, तो ये क्या करेगा? यहाँ से 2 को रिटर्न कर देगा। कहाँ रिटर्न कर देगा? रिजल्ट के अंदर। तो आंसर क्या हो जाएगा? 2। एरो केस, द 4th केस इज एरो केस, ठीक है। स्विच एक्सप्रेशन, यील्ड, एरो केस एंड मल्टीपल केस स्टेटमेंट्स, ओके। ये नई चीज़ें हैं, जो स्विच नई चीज़ें हैं उनमें से क्वेश्चन आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, याद रखिएगा। तो जेडी के 12-14 के अंदर कुछ एक चीज़ें ऐड की गई हैं स्विच के अंदर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट स्टैटिक मेथड्स इन इंटरफेसेस? पहली बात, क्या स्टैटिक मेथड हो सकते हैं इंटरफेस के अंदर? हाँ जी, जेडी के 8 से हो सकते हैं। जेडी के 8 से ही मेथड्स की बात की गई, डिफ़ॉल्ट मेथड्स की एंड स्टैटिक मेथड्स की। स्टैटिक मेथड्स इन इंटरफेस मस्ट बी इम्प्लीमेंटेड बाय क्लास, गंदी बात। क्लास से इम्प्लीमेंटिंग, नहीं, गंदी बात। स्टैटिक मेथड्स इन इंटरफेसेस कैन नॉट बी कॉल्ड आउटसाइड, गंदी बात है। स्टैटिक है तो इंटरफेस के नाम से एक्सेस कर सकते हैं। स्टैटिक मेथड्स इन इंटरफेस कैन बी कॉल्ड यूजिंग द इंटरफेस नेम, बिल्कुल, स्टैटिक है तो एक्सेस कर ही पाएंगे। स्टैटिक मेथड्स इन इंटरफेस आर नॉट अलाउड इन जावा, गंदी बात है। जेडी के 1.4, जेडी के 8 के बाद, जेडी के 8 से हमारे पास स्टैटिक मेथड, डिफ़ॉल्ट मेथड्स अलाउड हैं, और जेडी के 9 से प्राइवेट मेथड्स अलाउड है, ध्यान रखिएगा। कभी कोई भी क्वेश्चन इन वर्जन से रिलेटेड पूछ लिया जाता है। विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग द इंटरडिक्शन ऑफ ट्राई विद रिसोर्स? ट्राई विद रिसोर्स क्या है कि जैसे आप लिखते थे ट्राई, आपने कहा भाई यहीं पे आपने बनाया क्लास A1 इक्वल टू न्यू A, है ना सब, और यहाँ पर आपने कोड लिख दिया।
इस तरह से आप पास कर सकते हैं। अब क्या होगा कि जब आप इससे बाहर निकलेंगे तो इसका क्लोज मेथड कॉल हो जाएगा। यही अपने पढ़ा था ना। इस ए के लिए क्या जरूरी है कि ऑटो क्लोजेबल इंटरफेस को इंप्लीमेंट करे, ऑटो क्लोजेबल इंटरफेस को इंप्लीमेंट करे। यही तो बात थी अपनी। अब पढ़ लेते हैं। इट अलाउज ए ट्राई ब्लॉक टू कैच मल्टीपल एक्सेप्शन। नहीं साहब, मतलब ये तो पहले से भी था, ये इसका कोई मतलब नहीं। एक ट्राई के साथ मल्टीपल कैच अपन काम में ले ही सकते हैं। अपन जो JDK7 की ट्राई रिसोर्स वाली बात कर रहे हैं वो यहाँ पर नहीं लगती। JDK7 वाली बात ये यहाँ पर नहीं लगती। इट ऑटोमेटिकली क्लोजेज रिसोर्सेज दैट इंप्लीमेंट द ऑटो क्लोजेबल इंटरफेस। यस, दैट्स व्हाट वी वर डिस्कसिंग। इट अलाउज एक्सेप्शंस टू बी थ्रोन। गंदी बात। इट इनेबल्स यूज ऑफ कैच ब्लॉक विदाउट ए ट्राई। ऐसा तो होता ही नहीं है। तो क्या हो गया साहब, ये रिसोर्सेज को ऑटोमेटिकली क्लोज करता है और उन्हीं रिसोर्सेज को करता है जो कि ऑटो क्लोजेबल इंटरफेस को इंप्लीमेंट करते हैं और ट्राई के साथ में हम जो डिक्लेयर करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इन जावा 7 विच फीचर अलाउज ए सिंगल कैच ब्लॉक टू हैंडल मल्टीपल एक्सेप्शन टाइप। देखिए होता क्या है, आपके पास जो ट्राई है, इसी ट्राई के अंदर आप ऐसा लिख सकते हैं कैच सपोज अर्थमेटिक एक्सेप्शन, अर्थमेटिक एक्सेप्शन से एरे और आपने लिया एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन, है ना। तो आप ये और साइन के साथ में मल्टीपल एक्सेप्शंस को कवर कर सकते हैं। दिस इज नोन एज मल्टी कैच ब्लॉक। ठीक है, शुड आई कंटिन्यू? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड यूज टू स्टार्ट ए थ्रेड। किसी भी थ्रेड को स्टार्ट करने के लिए कौन सा मेथड कॉल करते हैं? स्टार्ट मेथड कॉल करते हैं। एक सिंपल थ्रेड आपने बनाया क्लास माई थ्रेड जो कि इनहेरिट कर रहा है थ्रेड को। टेस्ट के अंदर आपने माई थ्रेड का ऑब्जेक्ट बनाया और इसे स्टार्ट कॉल किया। जब स्टार्ट कॉल करते हैं तो ये थ्रेड के रन मेथड को ऑटोमेटिकली कॉल करता है। सो योर आउटपुट विल बी थ्रेड इज रनिंग। योर आउटपुट विल बी थ्रेड इज रनिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। विच मेथड इज यूज टू पॉज द एग्जीक्यूशन ऑफ ए थ्रेड फॉर ए स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ टाइम। जब आप चाहते हैं कि एक पर्टिकुलर टाइम के लिए हम थ्रेड को ब्लॉक स्टेट में भेज दें, ठीक है ना, एक्टिव स्टेट से ब्लॉक्ड स्टेट में जब भेजें तो उसके लिए हमारे पास कौन सा मेथड था सर? स्लिप मेथड था। एक पर्टिकुलर टाइम की जब बात आती है तो स्लिप मेथड है। व्हाट विल हैपन इफ स्टार्ट मेथड इज कॉल्ड ट्वाइस ऑन द सेम थ्रेड। स्टार्ट मेथड एक बार ही कॉल होता है। अगर हम एक से ज़्यादा बार कॉल करेंगे तो मेथड आपका एक्सेप्शन कौन सा होगा? इलीगल थ्रेड स्टेट एक्सेप्शन। ओके, एक थ्रेड को आप एक ही बार स्टार्ट कर सकते हैं। विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट एनकैप्सुलेशन इज करेक्ट। एनकैप्सुलेशन के जो 4 पॉइंट्स पढ़ लेते हैं, इनमें कौन सा करेक्ट है? एनकैप्सुलेशन अलाउज ए क्लास टू इनहेरिट प्रॉपर्टी फ्रॉम अनदर क्लास। उसको तो इनहेरिटेंस कहते हैं। एनकैप्सुलेशन रिस्ट्रिक्ट्स डायरेक्ट एक्सेस टू सम ऑफ द क्लास कंपोनेंट्स। क्या एनकैप्सुलेशन कुछ एक कंपोनेंट्स को डायरेक्ट एक्सेस अलाउ करता है, रिस्ट्रिक्ट करता है? वो एक स्ट्रक्चर देता है, इसमें ऐसा हो सकता है, इसलिए इसको अभी रख लेते हैं आप, है ना। 50-50 बात है। एनकैप्सुलेशन प्रोवाइड्स ए वे टू यूज सम मेथड नेम फॉर डिफरेंट एक्शंस। नहीं, ये तो पॉलीमॉर्फिज्म होता है। एनकैप्सुलेशन अलाउज ए क्लास टू हैव मल्टीपल मेथड्स विद द सेम नेम। मेथड ओवरलोडिंग होता है। मीन्स आंसर आपका कौन सा हो गया? बी विल बी द राइट आंसर। ठीक है भाइयों बहनों। विच ऑफ फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म इन जावा। पॉलीमॉर्फिज्म का एग्जाम्पल क्या है? मेथड ओवरलोडिंग एंड मेथड ओवरराइडिंग। Which of following is not true about interfaces in Java? An interface can have default method, ये बात तो सही है। An interface can have static methods, ये बात भी सही है। An interface can have constructors, ये नहीं हो सकता। An interface can have abstract method, वो तो हमारा by default होता ही है। Means answer will be C, क्योंकि हम क्या चाहते हैं? Not true। ठीक है भाइयों बहनों।
मैंने कोशिश की है कि क्वेश्चंस को मैं थ्योरी और प्रैक्टिकल्स का कॉम्बिनेशन ले लूं। तो पहले जो 25 क्वेश्चंस थे उसमें प्रैक्टिकल क्वेश्चंस ज़्यादा थे, सेकंड जो 25 क्वेश्चन है उसमें थ्योरेटिकल ज़्यादा है। विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट मेथड ओवरलोडिंग इज करेक्ट। मेथड ओवरलोडिंग होता क्या है? सेम नेम से डिफरेंट मेथड जिनका कि सिग्नेचर डिफरेंट होता है। देख लेते हैं। मेथड ओवरलोडिंग प्रोवाइड्स मल्टीपल इंप्लीमेंटेशन ऑफ ए मेथड इन द सेम क्लास विद द सेम पैरामीटर। पैरामीटर डिफरेंट होना चाहिए, सिग्नेचर मस्ट बी डिफरेंट। मेथड ओवरलोडिंग इज यूज्ड टू प्रोवाइड मल्टीपल इंप्लीमेंटेशन ऑफ ए मेथड इन द सेम क्लास विद डिफरेंट पैरामीटर्स। हाँ जी, ये बात सही है। मेथड ओवरलोडिंग इज यूज्ड टू प्रोवाइड मल्टीपल इंप्लीमेंटेशन ऑफ ए मेथड इन डिफरेंट क्लास विद द सेम पैरामीटर। डिफरेंट क्लास। Method overloading is used to provide multiple implementations of a method in different class with different class। जहां पर आ गया तो आप overloading की बात नहीं करते। This will be the correct answer. And the last question, which of following keyword is used to prevent a method from being overridden in Java? Java में कौन से मेथड को ओवरराइड नहीं किया जाता? That is final method। जो फाइनल मेथड्स हैं उन्हें ओवरराइड नहीं किया जाता। तो बच्चों ये अपना सेकंड पेपर था। मैंने कोशिश की कि सेकंड पेपर के अंदर मैं थ्योरी और प्रैक्टिकल का कंप्लीट प्रॉपर मिक्स आपको दे सकूं। आशा है आया होगा। आशा है कि पेपर आपको जो एग्जैक्ट अपना एग्जामिनेशन में जो पेपर आता है उसके कहीं आसपास लेकर गया होगा। अभी अपने पास एक बहुत बड़ा क्वेश्चन सेट, बहुत बड़े मॉडल पेपर्स का सेट है। टोटल 20 मॉडल पेपर्स अपन ने मान के चले हैं। तो आशा है कि 20 मॉडल पेपर्स तक मैं आपको एक एक पॉइंट जितना भी है वो करवा पाऊंगा। ओके, ये केवल जावा है, बाकी सभी का अपन ने 20 मॉडल पेपर्स बनाए हैं। तो कंसेप्ट्स आपको क्लियर होंगे। ठीक है, नमस्कार।